Hello students, once again welcome back to my YouTube channel Account Hub. Today I will discuss in concept of gross value and net value related of the national income chapters. National income chapters जिस प्रकार से हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उसमें हम लोग बात आज करेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट होती है वो ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू, ग्रॉस मीन्स आप देखो और नेट वैल्यू में क्या है। ग्रॉस जस्ट लाइक उसका अंतरनेम क्या हो सकता है, परचेजिंग वैल्यू या हिस्ट्रिकल कॉस्ट वैल्यू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ग्रॉस वैल्यू मतलब विच प्राइज ऑफ परचेज, जो उसका क्या होगा परचेजिंग प्राइस होती है वही मेरे लिए क्या कहलाती है, परचेजिंग प्राइस ऑफ जो भी वैल्यू होगी उसी को लोग इसके नाम जानते हैं ग्रॉस वैल्यू। नेट वैल्यू का मतलब क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू मीन्स कि इसको हम लोग बोल सकते हैं पास्ट में जो किसी भी प्रोडक्ट की पास्ट में क्या वैल्यू थी उसको बोलते हैं हम लोग क्या, परचेजिंग वैल्यू, और या उसी को हम लोग ग्रॉस वैल्यू, और जो प्रेजेंट में आज उसकी वैल्यू होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट वैल्यू मीन्स दिस टाइम में जो वैल्यू होगी उसी टाइम की हम लोग बात करते हैं बेटा। एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से हम लोग क्या करते हैं इसकी सारी चीजों को समझेंगे और हम लोग बात करेंगे। अब देखिए बेटा, जस्ट लाइक एग्जांपल 1, हमारे पास एक रेडमी का मोबाइल फोन है। रेडमी का कौन सा है, नोट 5 प्रो। हमारे पास क्या है बेटा, एक बहुत पुराना, आज से 2 साल पहले 3 साल पहले मैंने एक फोन लिया था, 2 साल पहले रेडमी का नोट 5 प्रो। मैंने कितना लिया था, नोट 5 प्रो। उस समय उसकी प्राइस कितनी थी, 16,500। तो उसी कॉस्ट को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रॉस वैल्यू या परचेजिंग वैल्यू, या उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, हिस्ट्रिकल कॉस्ट वैल्यू। हिस्ट्रिकल क्यों कहा गया, मीन्स कि परचेज के टाइम जो आपने पैसा पेमेंट किया होगा वही प्राइस क्या होता है हमारा, हिस्ट्रिकल कॉस्ट का होता है। अब प्रेजेंट टाइम में जो मेरा मोबाइल है, भाई नई टेक्नोलॉजी आ रही, सब कुछ आ रही, तो मैं चाहता हूं बेच के एक नया मोबाइल ले लूं। प्रेजेंट टाइम में जब मैं गया तो मेरे मोबाइल की कीमत जो मार्केट में जो होगी उसी को लोग क्या करते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, या उसी को लोग किसके नाम जानते हैं, नेट वैल्यू के नाम से जानते हैं। सपोज करो जब मैंने परचेज किया तो 60,500, आफ्टर 2 ईयर, कितने, आफ्टर 2 ईयर्स के बाद हमारे मोबाइल की वैल्यू कितनी है, 12,000। इसके बीच का जो डिफरेंस आया वो क्या हो गया, 4,000। क्या होगा बेटा, 4,500 क्या हो गया, डिफरेंस जो हुए इनके बीच में उसी को लोग क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन हो गया। क्या हो गया बेटा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने क्या किया, जो हमारी वैल्यू थी, जो हमारे गुड्स थे, जो हमारे क्या थे, आइटम थे, उस आइटम को हमने क्या किया, ड्यू टू इसकी वैल्यू डेप्रिसिएट क्यों हुई। डेप्रिसिएट का मतलब क्या, कमी आना। जो हम लोगों की इसकी वैल्यू कम क्यों हो गई, इस मोबाइल की वैल्यू 2 साल के बाद, पहला ड्यू टू द नॉर्मल वियर एंड टीयर। हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली वियर एंड टीयर जब करेंगे तो उस कंडीशन में अगर हम लोग किसी भी चीज को यूज करते हैं, वियर एंड टीयर मतलब यूज करेंगे, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, एसेट्स की धीरे धीरे क्या होती रहती है, डेप्रिसिएट होती रहती है, कम होती रहती है। सेकेंड पॉइंट आता है एक्सीडेंटल डैमेज। मान लो हमने यूज नहीं किया लेकिन एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाए, टूट जाए, फूट जाए, इन सब चीजों से एक्सीडेंटल डैमेज हो जाए तो उस वजह से भी हमारी वैल्यू को क्या किया जाता है, डेप्रिसिएट करते हैं, कम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बेटा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में जो ऑब्सोलेंस मतलब इवेंट, जो फ्यूचर में इवेंट होने वाले हैं उनको मैं क्या करूं, ये 2 प्रकार का ऑब्सोलेंस इज 2 टाइप, एक होता है एक्सपेक्टेड और दूसरा क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड। तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कैन बी डेप्रिसिएट बट अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कैन नॉट बी डेप्रिसिएट। इसको डेप्रिसिएट नहीं किया जा सकता, अनएक्सपेक्टेड। और एक्सपेक्टेड का मतलब जिस चीज को आप एक्सपेक्ट करो कि हाँ ऐसा हो सकता है। जस्ट लाइक चेंज इन टेक्नोलॉजी,
अगर आपके टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं उसके वजह से, टेक्नोलॉजी मतलब आज हमारे पास रेडमी का नोट 5 प्रो था, बट प्रेजेंट टाइम जो रेडमी का 8 चल रहा है और 10 भी आने वाला है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नोट 5 8 हो गया, 8 प्रो, फिर उसके बाद 10 प्रो आ जाएगा। तो इस तरीके से, और हम लोग कुछ लोग बताते हैं 10 प्रो आ चुका है बेटा, तो वो हम लोग उस मोबाइल को यूज किए, उस वजह से दूसरा एक्सीडेंट हो सकता है, तीसरा क्या होता है, चेंजिंग टेक्नोलॉजी 5 से 10 पे हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हुआ या चेंज इन डिमांड। अब क्या हो जाए कि उसी प्रोडक्ट के सिमिलर कोई और प्रोडक्ट आ जाए और उसका क्या हो जाए, डिमांड चेंज हो जाए। डिमांड का मतलब जैसे आप नोट 5 प्रो ले रहे हो, उसी समय किसी कंपनी ने और उसी मोबाइल को लॉन्च किया था, सेम फीचर दोनों में, बट उसके डिमांड ज्यादा लोग पब्लिक करने लगे, तो उस वजह से, और ये दोनों को हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, कौन से इवेंट हो सकते हैं, इन दोनों के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन करते हैं। डेप्रिसिएशन से क्या होता है, फ्यूचर में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस वैल्यू को हम लोग ले सकते हैं। इसीलिए डेप्रिसिएशन के हम लोग कई नाम जानेंगे बेटा, इसी की वजह से डेप्रिसिएशन के कई नेम पड़े, और आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप लोग को नेम जरूर याद करके रखना है। एक डेप्रिसिएशन कहते हैं, दूसरा बोलते हैं कंजम्पशन, इसका दूसरा नाम जो है बेटा डेप्रिसिएशन का, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिर दूसरा होता है बेटा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। फिर तीसरा होता है बेटा रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मेरा क्या हो गया, तीसरा रिप्लेसमेंट कॉस्ट। फिर चौथा मेरा क्या हो गया, रिप्लेसमेंट वैल्यू। फिर हमारा नेक्स्ट क्या आता है बेटा, हम लोग उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट, प्लेसमेंट कॉस्ट ऑन फिक्स्ड फैक्टर ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। हम लोग इतने नामों से जानते हैं। एक होता है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये क्या हो सकता है, चौथा बेटा आपका छठवां करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मींस डेप्रिसिएशन के इतने नाम होते हैं। पहला मैंने रहा कंजम्पशन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल। हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मींस फिक्स एसेट्स का यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसी के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते हैं। फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स फैक्टर, फैक्टर का मतलब जानते हो, अलग अलग मींस एसेट्स को आप लोग यूज करते हो, उस पर हम लोग क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, छोटे छोटे अमाउंट हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएट करते हैं, उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है कहीं से, क्योंकि ये कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं होते, इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता, ये बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं होती, ये हम लोग बिजनेस में डेप्रिसिएशन केवल क्या करते हैं, चार्ज करते रहते हैं। अब उसके बाद रिप्लेसमेंट वैल्यू, कि उसको रिप्लेसमेंट करने के लिए, किसको, जो पुरानी मशीन है उसकी जगह नई मशीन को लेने के लिए, या पुराने कोई मोबाइल है उसकी जगह नए मोबाइल लेने के लिए हम लोग ये क्या करते हैं, हर साल जब उसका यूज करेंगे तो उसी की इनकम में से उतना पैसा काट के हम लोग क्या करते हैं, इनकम में से एक्सपेंस के रूप में मान लेते हैं। डेप्रिसिएशन जस्ट लाइक एक्सपेंस माना जाता है। फिर हमारा आता है प्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर, फिर करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इतने नाम से जाना जाएगा बेटा, आपको सारा नाम याद होना चाहिए, क्वेश्चन में कभी डेप्रिसिएशन न देके अक्सर ये नामों का यूज करेगा, और आपको ये मानना है कि ये क्या है, डेप्रिसिएशन ही है। और डेप्रिसिएशन क्यों लगाया जाता है, नॉर्मल वियर एंड टियर, फिर एक्सीडेंटल डैमेज, फिर तीसरा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। इसको हम लोग क्या, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस या फॉरसीन ऑब्सोलेंस के नाम से भी जानते हैं। एक्सपेक्टेड के नाम से हम लोग, एक्सपेक्टेड को हम लोग अदर नाम से क्या जान सकते हैं बेटा, फॉरसीन। एक्सपेक्टेड का दूसरा नाम क्या हो सकता है, फॉरसीन। इसको अनफॉरसीन ऑब्सोलेंस के नाम जानते हैं, ठीक बेटा। अब देखो फॉरसीन का मतलब फ्यूचर को देख के ही जो बताया जाता है कि
कि फ्यूचर में हो सकता है टेक्नोलॉजी चेंज हो, फ्यूचर डिमांड की वजह से भी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो सकती है। अब देखो अनएक्सपेक्टेड क्या होता है, नेचुरल क्लाइमेट भी हो सकता है, या मार्क वैल्यू इन इकोनॉमिक रिसेशन, इकोनॉमिक ही मेरी क्या हो जाए, जस्ट लाइक आपका पैंडेमिक चला, पैंडेमिक में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक धीरे धीरे रिसेशन हो रहा है, कम होता जा रहा है, इकोनॉमिक्स के जीडीपी कम होते जा रहा है, इस वजह से भी किसी चीज की हमारी क्या होती है, वैल्यू गिरती चली जाती है। तो ये सब चीजें थी, आपको मैंने बताया ग्रॉस में से हम लोग क्या तो माइनस कर देंगे, हमारी नेट आ जाएगी। इसका एक सिंपल सा फार्मूला बना सकते हो, आप लोग क्या लिख सकते हो, या ग्रास वैल्यू को हम लोग डेफिनेशन ग्रुप में लिख सकते हैं, ग्रास वैल्यू सिंपली इंडिकेटर, या वो ग्रास वैल्यू इज इंडिकेट द वैल्यू बिफोर चार्जिंग द कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, उसी को लोग इसके नाम जानते हैं ग्रॉस वैल्यू। अब ग्रॉस वैल्यू को डेफिनेशन कोई पूछे तो क्या बोल सकते हो, ग्रॉस वैल्यू इंडिकेट द वैल्यू बिफोर चार्जिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, मीन्स बोल सकते हो क्या, फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, ग्रॉस वैल्यू इंडिकेट द वैल्यू बिफोर चार्जिंग द कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन से चार्ज करने से पहले की जो वैल्यू होती है, जिसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं, या उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट वैल्यू बोलते हैं, या परचेजिंग वैल्यू बोलते हैं, उसी को लोग इसके नाम जानते हैं, ग्रॉस वैल्यू के नाम जानते हैं। और उसके बाद नेट वैल्यू क्या होता है, आफ्टर चार्जिंग द कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नोन एज नेट वैल्यू, मीन्स प्रेजेंट वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, तो उसी को लोग इसके नाम जानते हैं डेप्रिसिएशन, सॉरी नेट वैल्यू के नाम जानते हैं। अच्छा, ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू के बीच में डिफरेंस किस चीज का होता है, डेप्रिसिएशन का होता है। किसका होता है बेटा, डेप्रिसिएशन का होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बात करते हैं कि जो हमारा डेप्रिसिएशन का होता है, तो डेप्रिसिएशन को हम लोग कई नामों से जानते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट वैल्यू, फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर, फिर हमारा करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट के नाम से जानते हैं। हम लोग इसको क्या करते हैं, कई नामों से जानते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, सेकंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट मेरा है कंसेप्ट ऑफ द मार्केट प्राइस एंड फैक्टर प्राइस, या मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस में डिफरेंस क्या होता है, बोल सकते हो। अमाउंट पेड बाय बायर, बायर मीन्स कौन होता है, हु परचेज अ गुड्स या हु परचेज अ प्रोडक्ट, जो परचेज को क्या करता है, प्रोडक्ट को परचेज करता है, वही मेरा क्या कहलाता है, बायर। और उसके द्वारा जिस अमाउंट को पेड किया जाता है, जैसे आप लोगों ने भी देखा था लास्ट एग्जाम में रेडमी बताया था, रेडमी को पेड करने के लिए मैंने जितना पैसा दिया था 16,500 रुपए, वो मेरे लिए क्या होगा, मार्केट प्राइस। मैं एक नया एग्जांपल इसमें लेके चलता हूं और बात करते हैं कॉस्ट ऑफ शूज। मैं एक शूज लेने जाता हूं, ये क्या करने, शूज लेने गया, शूज की प्राइस कितनी थी 50,000 प्लस एड, इसमें क्या होगा, जीएसटी एड दे देना कितना 12%, मीन्स 500 से ऊपर के शूज पे जाओगे तो 12% जीएसटी, कम पे रहोगे तो 6% जीएसटी लगता है। तो बेटा आपका 15,000 का शूज था, प्लस उसमें जीएसटी क्या होता है, आप लोग जानते हो जीएसटी क्या होता है बेटा, जीएसटी टैक्स होता है। क्या होता है, टैक्स होता है। टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं सर। एक क्या होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, एक क्या होता है बेटा डायरेक्ट टैक्स, दूसरा क्या होता है आपका बेटा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को हम लोग किसका नाम जानते हैं, डीटी शॉर्ट में बोलते हैं, इसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, आईडीटी के नाम जानते हैं। तो जीएसटी जो है हमारा वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, ये आप लोग देख के बताओगे। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, विच टैक्स इज चार्ज या लेवी दैट पर्सन एंड चार्ज दैट पर्सन, टैक्स बर्डन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फॉर द अनदर पर्सन, टैक्स इज चार्ज that person's tax charge cannot be transferred to another person is known as direct tax। अब डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे टैक्स मेरे ऊपर लगी और मैं उस भार को किसी दूसरे के ऊपर टैक्स बर्डन कैन नॉट बी ट्रांसफर या कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन।
जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल देख सकते हो, मिस्टर ए, कौन बेटा, मिस्टर ए, यहां लिखते हैं, मिस्टर ए एवरी मंथ में कितना 1 लाख रुपए अर्न कर रहा है, तो फुल ईयर में कितना किया होगा 12, आप लोग जानते हो कितना 12 लाख। और अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स, क्योंकि इसने क्या किया बेटा, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 3,50,000 तक उसके हाथ में क्या होगा, नील होगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर कोई यहां तक पैसा कमाएगा तो। उसके ऊपर जितने भी अमाउंट पे आप अर्न करोगे उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो भी स्लैब रेट है उस स्लैब रेट के साथ। तो 12,000 ऊपर कितना हो जाएगा 8,50,000, इसी उसको क्या देना होगा, टैक्स। अब टैक्स पैसा कौन कमाया, मिस्टर ए। तो अब मिस्टर ए ये चाहे कि टैक्स का भार हम किसी दूसरे पर्सन के ऊपर डाल दे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या है मेरा इनकम टैक्स। बट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होगा, जैसे सूज लिया, सूज जिसने बनाया उसके ऊपर टैक्स, वो सेल कर रहा है उसके ऊपर टैक्स लगा सेल करते समय, बट ये जीएसटी का पैसा वो किससे ले लेगा, किससे, कस्टमर से, किससे, कस्टमर से ले लेगा। मीन्स विच टैक्स भार या विच टैक्स बर्डन can be shifted to another persons, that tax is known as indirect tax के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते हैं, जिसमें टैक्स का भार हम किसी दूसरे पे डाल देते हैं। मैन्युफैक्चर जब करोगे तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगेगा, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचोगे तो सामान कुछ और टैक्स लगेगा, फिर उस पर वैट लगेगा, सीएसटी। पहले काफी सब टैक्सेस थे, अब एक मर्ज के सिंगल वन टैक्स बना दिया गया है। और आप लोग क्लास 11 में जीएसटी पढ़े हो, उसके बारे में जानते होंगे। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से, और वो मेरा क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। मीन्स कि जितना प्रोसेस लगेगा टैक्स लगता जाएगा, उस पैसा क्या होगा, उसी से गुड्स की प्राइस जो होती है वो क्या होती है, टैक्स लगने से प्राइस मेरी क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। प्राइस क्या होगी बेटा, जीएसटी लगने से क्या हो रहा है 50,000 था, सूच की प्राइस जीएसटी लगने से कितना होगी, इंक्रीज। तो अब देखो क्या होगा, बायर क्या करेगा 15,000 देगा कि 60,000 रेट रखेगा, अमाउंट पेड बाय द बायर 60,000, यही मेरा क्या कहलाता है बेटा, 60,000 क्या कहलाएगा, मार्केट प्राइस। मीन्स की टैक्स में कौन सा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के वजह से मेरे कॉस्ट क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। अब देखो बेटा, अमाउंट रिसीव कितना करेगा, जो सूज बेचा है वो रिसीव मात्र कितना करेगा 15,000। सर ये 1800 क्या करेगा, इसको वो किसको पेमेंट कर देगा, पेमेंट टू गवर्नमेंट, किसको दे देगा बेटा, ये किसको पेमेंट कर देगा, गवर्नमेंट को पेमेंट कर देगा इसका। ठीक बेटा, अब आप लोग यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हो कि यहाँ पे ये पेमेंट टू गवर्नमेंट या डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट के नाम से चला जाएगा। मीन्स की अमाउंट रिसीव बाय द फैक्टर ऑनर या प्रोड्यूसर, फैक्टर ऑनर और प्रोड्यूसर के द्वारा अमाउंट जितना रिसीव किया गया होगा वही हमें क्या कहलाएगा बेटा, वही हमें क्या कहलाता है कि फैक्टर प्राइस या फैक्टर कॉस्ट के नाम से जानते हैं। अब देखो, फैक्टर प्राइस या फैक्टर कॉस्ट का मतलब कि जो पैसा केवल किसको मिलेगा, ऑनर या प्रोड्यूसर को मिलेगा किसी चीज के सेल करने पर, उसमें जितने भी टैक्सेस लगे होंगे उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अच्छा, इसकी ही एक हम लोग क्या करते हैं, अलग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 का मतलब क्या हो गया, जस्ट लाइक आप लोग देखते हो, आप लोग क्या करते हो, एक चीजों को देखते हो। सपोज करो आप लोग क्या करते हो, गैस लेते हो, क्या करते हो, गैस लेते हो। गैस जानते हो ना, गैस में जब भी आप लोग क्या करते हो, गैस की जो प्राइस है इस समय, गैस जो आपकी एक आती है टंकी ना, गैस सिलेंडर, जो हमारा आता है गैस सिलेंडर। अब गैस सिलेंडर जो हमें पड़ता है वो कितने का पड़ता है हमारा, मैं मान लेता हूं 900। कितने पड़ा बेटा, 900। ठीक है,
अब इसमें जो भी टैक्स है जुड़ा होगा, बट इसमें से कुछ चीजें क्या हो जाएंगी, लेस। क्या चीज हो जाएंगी, लेस। लेस कितना हो जाएगा, लेस कितना हो जाएगा, तुम लोग इसके नाम जानते हैं सब्सिडी। सब्सिडी के नाम से कितना 350। तो हमारा ये गैस कितने का पड़ेगा 550। कितने का पड़ेगा बेटा 550। अब यही क्या होगा, यहां लिखा जा सकता है अमाउंट पेड बाय बायर। बायर ने कितना अमाउंट पेड किया 550। अब देखो बेटा गैस सिलेंडर जो पड़ा वो कितने पड़ा, तो मीन्स अमाउंट यहां लिख सकते हो ना, अमाउंट रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑनर या प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर और फैक्टर ऑनर ने जो पैसा क्या किया होगा, रिसीव किया होगा। वो कितना रिसीव किया उसने, जो गैस सेल्स आपको दिया 900, आपको कितने का 550। मीन्स सब्सिडी। सब्सिडी ये ग्रांट कौन देता है, सब्सिडी को या ग्रांट, ग्रांट गिवन बाय कौन देगा बेटा, गवर्नमेंट। अब जब ग्रांट या सब्सिडी मिलेगा, इससे क्या होता है आपका, इससे क्या होता है आपका ये अमाउंट जो होगा बेटा, देखो तो अमाउंट पेड बाय द बायर जो होगा, इसी को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, मार्केट प्राइस के नाम से। अमाउंट रिसीव बाय द फैक्टर ऑनर या प्रोड्यूसर, यही मेरा क्या होगा बेटा, फैक्टर प्राइस के नाम से जानेंगे। ठीक है बेटा। तो अब इसमें से क्या होगा, देखो टैक्स की वजह से हमारा क्या हो गया, टैक्स की वजह से फैक्टर कास्ट में हम लोग टैक्स को जोड़ दिए तो हमारा क्या आ गया, मार्केट प्राइस। बट फैक्टर कास्ट में से सब्सिडी को माइनस कर दें तो मेरा क्या आ गया, मार्केट प्राइस। तो इस तरीके से हम लोग एक फार्मूला बना सकते हैं, वो ये बना सकते हैं कि जो हमारा मार्केट प्राइस है वो क्या हो सकता है। मार्केट प्राइस इक्वल हमारा क्या होता है, हम लोग दूसरा पॉइंट क्या होता है हमारा, फैक्टर प्राइस। क्या हो सकता है बेटा, फैक्टर प्राइस। क्या होता है हमारा, फैक्टर प्राइस। अब फैक्टर प्राइस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें क्या इसमें ऐड होगा मार्केट प्राइस पे पहुंचने के लिए, सर आईडीटी। आईडीटी का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। ऐड करेंगे, लेस क्या करेंगे हम लोग बेटा, सब्सिडी। सब्सिडी लेस करेंगे। तो इसी को हम लोग एक फार्मूला के रूप में जान सकते हैं, और भी नाम से जानते हैं, एमपी इक्वल फैक्टर प्राइस। फैक्टर प्राइस प्लस क्या होता है बेटा आपका, फैक्टर प्राइस प्लस इसको नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी के नाम से जानते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते हैं बेटा। अब ये कैसे होता है, आईडीटी माइनस सब्सिडी। जब हम लोग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एनआईटी। एनआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। किसके नाम से होता है बेटा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मीन्स इन दोनों को एक वैल्यू में पहले इसमें इसको माइनस कर देंगे, इसका प्लेस बेटा नहीं चेंज करेंगे। ठीक है। मीन्स कि आप ये बोल सकते हो कि अगर आपसे कोई पूछे फैक्टर प्राइस निकाल दीजिए, तो आप क्या बोल सकते हो, मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी मीन्स आईडीटी माइनस सब्सिडी। ये फार्मूला क्या हो गया, इसका हो गया। ठीक बेटा। तो दोनों एग्जाम्पल हमने बताया और हमने एक तरीके से आपको सब कुछ आता है। दो एग्जाम्पल फार्मूला को डेरिवेट कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, तीन कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर प्राइस, दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ हम लोग पढ़े हैं नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, तीसरा बेटा हम लोग पढ़े हैं, फिर उसके बाद किसके तीसरा इनकम हम लोग किसके में पढ़े हैं कि जो हम लोग पढ़े हैं कि कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस एंड नेट वैल्यू। अब हम लोग क्या करते हैं, उसी के बारे में तीनों की
एक समरी एक करेंगे। जो कंसेप्ट हम लोगों ने तीनों पढ़ा, तीनों कंसेप्ट का कंबाइन, कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 3, तीनों इसी से फार्मूला को ड्राइव किया जाता है। जितने भी आप लोगों के फार्मूला होंगे नेशनल इनकम चैप्टर्स में, वो ऐसे ही ड्राइव करके फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक बेटा, तो आप लोग इसको समझने की कोशिश करिएगा। मैंने कंसेप्ट तीनों बता चुका, लेकिन फिर शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्रॉस से आपको एरो बना है, कहाँ जाना है बेटा? ग्रॉस से नेट पे जाना है। कहाँ जाना है? नेट पे जाना है। जब ग्रॉस से चलोगे और कहाँ के लिए? नेट के लिए। कहाँ चलो बेटा? नेट के लिए। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है? अभी मैंने बताया था, ग्रॉस वैल्यू किसको प्रेजेंट करता है? परचेजिंग मीन्स हिस्ट्रिकल कॉस्ट को, परचेज प्राइस या हिस्ट्रिकल कॉस्ट को बताता है। और मुझे क्या आता है ना, नेट। नेट का मतलब प्रेजेंट की वैल्यू को बात किया जाता है। पास्ट वैल्यू से मुझे प्रेजेंट, उसमें क्या किया जाता है? डेप्रिसिएशन को सर माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? नेट पे। ठीक है, अगर क्वेश्चंस में नेट दिया है और कहे आपको कहाँ जाना है? ग्रॉस पे जाना है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। डेप्रिसिएशन के रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट वैल्यू, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, और उसके बाद हमारा आता है ऐसे ही करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये सारी चीजें के नाम से भी हम लोग डेप्रिसिएशन को जानते हैं। तो आपको समझ में आ गया, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन लेस होता है, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन क्या होता है? प्लस होता है। वैसे ही डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम का मतलब जानते हो? इनकम अर्न इनसाइड द कंट्री। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनकम अर्न इनसाइड द कंट्री। कंट्री के अगर अंदर इनकम अर्न किया गया होगा तो उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं? डोमेस्टिक इनकम। मीन्स कि आप लोगों को मैंने बताया था, इनकम इज जनरेटेड इन, इसमें बताया डोमेस्टिक में। डोमेस्टिक इनकम में कौन कौन सी चीजें आती है? डोमेस्टिक का मतलब डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक में इनकम इज जनरेटेड बाय द रेसिडेंट पर्सन विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। फिर इनकम जनरेटेड बाय द नॉन रेसिडेंट विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। विद इन मतलब इनसाइड द कंट्री। कंट्री के अंदर में चाहे वो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के द्वारा इनकम जनरेट किया गया, उसको लोग किसके नाम देते हैं? डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? इनकम इज जनरेटेड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट या रेसिडेंट विथ इकोनॉमिक टेरिटरी या आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी के नाम से जानते हैं। मीन्स इनकम अर्न इनसाइड एंड आउटसाइड, inside and outside of the country लिख सकते हैं बेटा, कंट्री बोलो, या इसको हम लोग बोल सकते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर। अब बेटा आप लोग उसी को नेशनल इनकम। और मैंने आपको बताया था कि दोनों में नॉर्मल रेसिडेंट कॉमन थे, उसके बाद की चीजें जो थी उसी से हम लोगों ने क्या निकाला था? दो ही डिफरेंट थे, इनकम यहाँ पर फीफा और माइनस फीटा, जो आप लोगों ने पढ़ा था। तो उसी को हम लोग का भी क्या आता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसी हम लोग क्या किस नाम से जानते थे? अब फीटा का, इसका नेट फैक्टर इनकम हम लोग को निकालने का फार्मूला आप लोग जानते ही थे, NFIFA। कैसे निकाला गया था इसको ड्राइव? मैंने फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में बढ़िया से डिटेल से बताया। तो आपका इसका क्या फार्मूला होता था? कैसे निकालते थे हम लोग? सर फीफा माइनस फीटा इस फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, और दूसरा क्या होता है? फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। मीन्स फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। फिर बोल सकते हो इसका फीटा का मतलब कहता है फैक्टर इनकम बाय नॉन रेसिडेंट विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी।
उसी को माइनस कर देते तो तुम्हारा क्या आता है, तो अब इसको एक तरह से और भी बोल सकते हैं, एक्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज एक्सेस ओवर ऑफ द फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लेस इसका फैक्टर इनकम टू अब्रॉड के अकॉर्डिंग। तो फीफा माइनस फीटा ये जैसे होगा वैसे ही ड्राइव करेंगे। इसके बीच का डेफिनेशन मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक से जाने के लिए इसको हम लोग क्या कर देते थे, ऐड। इसको हम लोग क्या करते बेटा, ऐड। और नेशनल इनकम पे आने के लिए इसको ऐड करेंगे, और नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे जाने के लिए इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मीन्स की क्या कर देंगे हम लोग, उसको लेस कर देंगे। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था फीफा क्या होता है, डोमेस्टिक में हम लोग क्या कर देते हैं, फीफा को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और नेशनल में जाने के लिए क्योंकि एक डिफरेंट ही होता है, और डोमेस्टिक में जो विदेशी के द्वारा भारत में कमाया गया वो इनकम को क्या करते हैं, माइनस। तो हमारा क्या था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के नाम चाहते हैं। विदेशियों के द्वारा भारत में कमाए गए इनकम को क्या कहते हैं हम लोग, फीटा। भारतीयों के द्वारा विदेशों में कमाए गए इनकम को हम लोग किसके नाम जानते हैं, फीफा। कि तो फीफा माइनस फीटा करते हैं जो आता है उसको प्लस करते हैं। फैक्टर इनकम यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे नेशनल पे आने के लिए, और उसके बाद डोमेस्टिक पे जाने के लिए उसी को क्या करेंगे, जस्ट इनवर्स उल्टा माइनस करेंगे। अच्छा, फैक्टर प्राइस जो आता है हमारा, फैक्टर प्राइस का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था। फैक्टर प्राइस का मतलब हम लोग जैसे कि जो फैक्टर ऑनर्स के द्वारा या फैक्टर प्रोड्यूसर के द्वारा जो मनी क्या किया गया हो, रिसीव किया गया हो, उसी को हम लोग किसके नाम से, फैक्टर प्राइस। और इस पे मैंने एक एग्जांपल लिया था, मैंने ये भी एग्जांपल लिया था, ये चेंजिंग हो सकती है। एनआईटी कैसे निकाला जाता है, आप लोग जानते हो। एनआईटी दूसरा नोट, एनआईटी का फुल फॉर्म होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्स लेस सब्सिडी। अब देखो ये फार्मूला आया कैसे, मैंने ये भी बता दे रहा हूं। इसके लिए मैंने भी आपको बताया था, इनडायरेक्ट टैक्स से जैसे जीएसटी लगता है, तो जो भी मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस का विच अमाउंट पेड बाय द बायर, जो अमाउंट पेड कौन करता है, बायर करता है, उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं बेटा, मार्केट प्राइस के नाम जानते हैं। और फैक्टर प्राइस का मतलब क्या होता है, जो क्या होता है, फैक्टर ऑनर को अमाउंट रिसीव होता है उस प्रोडक्ट को सेल करने के पर्पज में, तो उसी हम लोग इसके नाम फैक्टर प्राइस के नाम जानते हैं। अब देखो बेटा, फैक्टर प्राइस जितने की उसकी गुड्स पड़ी वो सेल करता है, तो फैक्टर कॉस्ट में हम लोग फैक्टर प्राइस में हमारा क्या ऐड हो जाता है बेटा, तो जीएसटी ऐड होता है। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स से फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स से हमारा क्या होता है, फैक्टर जो मार्केट प्राइस क्या होती है वो बढ़ जाती है। हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या करता है, इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज करता है, बट इसके इनवर्स सब्सिडी क्या करता है, मार्केट प्राइस को डिक्रीज करता है। सब्सिडी मतलब क्या होता है, आपको ग्रांट छूट मिल जाए, उससे क्या होता है, आपका माइनस होता है। इसीलिए इसको प्लस किया जाता है, इसको माइनस किया जाता है। इसको इसके सिंपल लाइन से जानते हैं एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो फैक्टर प्राइस से मार्केट प्राइस में चलने के लिए एनआईटी को प्लस करेंगे, और अगर मार्केट पे हो तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा इनडायरेक्ट को लेस करते हैं और सब्सिडी को क्या करेंगे, हम लोग प्लस करेंगे। तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, फैक्टर प्राइस के नाम से हम लोग पहुंच जाएंगे। इसी को हम लोग एनआईटी को एक और भी नाम से जान सकते हैं हम लोग, एक्सेस ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस ओवर सब्सिडी इज नोन एज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। हम लोग इसको किसके नाम से जानते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। सब्सिडी से क्या होता है, मार्केट प्राइस डिक्रीज होती है, और इनडायरेक्ट टैक्स से क्या होता है, मार्केट प्राइस इंक्रीज होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में लेके चलेंगे, और इस पे हम लोग कई फार्मूला, कई चीजों को हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग कैसे कैसे करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को भी देखेंगे अगली वीडियो में। हम लोग ये सब चीजों को देखेंगे। आप मेरे इस कॉन्सेप्ट के वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच करिए, और आपको जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट में आप हमें दीजिए, सुझाव दीजिए। मैं इसको और अच्छे ढंग से अगले में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को लेके चलेंगे। न्यूमेरिकल को हम लोग कुछ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, तो आज बस इतना ही बेटा। हम लोग चलते हैं बेटा। आप हमारे वीडियो को
लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना न भूलें, ठीक है, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके बेटा।